नमस्कार, मैं जबरेश लियावत और आप सबका जबरू की क्लास में स्वागत करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत महीने हो गए स्कूल बंद है। यानी आप ये समझ लीजिए कि कोरोना का जो काल है वो स्टार्ट हुआ था मार्च के अंदर। मार्च से लेकर और अभी दिसंबर चल रहा है, यानी कुल मिला के 9 और 10 महीने हो चुके हैं। अभी तक आपने कोई पढ़ाई नहीं की, मतलब बहुत मजा किया है। अब इस मजे को छोड़ना है और अपना जो टारगेट है 10th क्लास के अंदर, अपना जो मकसद है, एक गोल बना के रखो और उस मकसद को कामयाब करो। मजे बहुत कर लिए, 10 महीना कम से कम आपने मजे किए। अब इस मजे को छोड़ो अभी और अभी स्टार्ट हो जाओ। आपके पास सिलेबस आ चुका है, कॉपी किताबें सब कुछ हाजिर है, बस स्कूल खोलने का निर्णय है। जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, यानी लगभग आपके जनवरी में स्कूल खुल जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई, मजे छोड़ दीजिए। बहुत मजा कर दिया है, अब आपको मजे नहीं करने हैं। अभी लग जाओ, किताब ले लो, किताब को दोस्त बना लो और उसको याद कर लो, कुछ पढ़ लो। तो मेरी भी कोशिश रहेगी कि आपको कुछ सिखाने की। तो आप भी बने रहिएगा चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 10th क्लास से रिलेटिव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो मेन चीजें होती है मैं बनाकर आप तक पहुंचाता रहूंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो आपको करना है वो कर दीजिएगा। और इस वीडियो में हम जैसे सोशल साइंस का जो चैप्टर है पहला स्टार्ट कर रहे हैं हम इतिहास से ही। तो उसमें से हमने हिंदी का चैप्टर 1 क्लियर कर दिया है, जो कि आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। संस्कृत के अंदर 2 लेसन कर दिए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और रही सिर्फ 2 सब्जेक्ट रहे, सोशल साइंस और साइंस। इन दोनों के अंदर अभी हम चैप्टर करेंगे। जैसे मैथ का भी 2 चैप्टर हो चुके हैं, 2 प्रश्नावलियां हमने कर ली हैं। और इसमें बात करें तो हिंदी के अंदर भी कंप्लीट हो चुका है लगभग। तो इसीलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम। सोशल साइंस का पहला चैप्टर है, आपके बॉस कटा हुआ है, तो 50% मतलब इतना कोर्स आपके आएगा। तो इसलिए अभी मजे छोड़ दो, अभी लग जाओ पढ़ाई पे। बहुत मजे कर लिए, तो स्टार्ट करिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखिएगा, मैंने कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर, तो उनको जरूर आपको फॉलो करना है, आपको बहुत काम आएगी। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार, स्वागत है जबरू की क्लास में। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 है मौर्य वंश। बाकी जो आपके थे वो राजस्थान के महाजनपद का मतलब जो चैप्टर थे वो आपके डिलीट कर दिए हैं। अब 2020-21 के अंदर जो बोर्ड एग्जाम 10वीं का है, उसके अंदर जो आपके सिलेबस में है वो मौर्य वंश है। तो उसको हम पढ़ते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और बहुत ही ध्यान रखना है, वीडियो को इधर उधर न झाके, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वीडियो चलता रहे, आपका मन ननियाल में है, अपने घर है, खाने पीने में लगा है, तो पूरा का पहले तो दिमाग के अंदर ये रट लेना है या दिमाग के अंदर ये फिक्स कर देना है कि ये हमें मौर्य वंश है, आज जितना पढ़ते हैं हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले दिमाग के अंदर ये पॉजिटिव सोच रख लो। ऐसा नहीं है कि दिमाग पढ़ो मरे यार कौन करे और तो काली कर दो। अगर ऐसे सोच रहोगे तो आपको याद नहीं होगा, इसलिए ध्यानपूर्वक रहोगे। अभी मैं फिलहाल अपने घर पे नहीं हूं, तो जिसके कारण मैं आपको फर्स्ट टाइम वीडियो के साथ नहीं ला सकता, इसलिए मैं कॉपी के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं। तो देखो, मौर्य वंश है जो 16 महाजनपद थे ना, तो 16 जो महाजनपद थे उनमें से एक जो जनपद था, महाजनपद था, वो था मगध, ठीक है ना। तो मगध साम्राज्य का जो स्थापित है या कह सकते हैं प्रारंभ, यानी एक वंश था हर्यक वंश के समय था ये मगध, ठीक है ना। ये तो हर्यक वंश आप याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे पूछा जा सकता है कि मगध का प्रारंभिक काल कौन सा था, हर्यक समय का था, ठीक है ना, हर्यक वंश के समय। तो देखो कालांतर के अंदर क्या हुआ था कि मगध ने जो उत्तर भारत था, उत्तर भारत पर जो ये पूरा का पूरा आधिपत्य स्थापित था उत्तर भारत में, किसका, मगध महाजनपद का। तो देखिए मौर्य वंश की यहाँ तो मगध है, तो मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई वो देखो। मौर्य वंश की स्थापना हुई थी 326 ईस्वी के अंदर। एक शासक था मगध का, ठीक है ना। मगध की जो गद्दी थी, राजगद्दी, 326 ईस्वी पूर्व के अंदर नंद वंश था एक। कौन सा, नंद वंश। अंडरलाइन कर लेना है कॉपी के अंदर, ये कॉपी साथ में लेकर बैठना है, ठीक है ना। तो 326 ईस्वी के अंदर एक शासक था, वंश था नंद वंश, ठीक है ना। नंद वंश का एक शासक था घनानंद या घननंद, घनानंद भी कह सकते हैं, ये सही होगा। आप अगर एग्जाम में पूछ ले तो आप घनानंद लिखो तो भी सही है, घननंद लिखो तो भी सही है, ठीक है ना। तो किस नंद वंश का एक शासक था घननंद। तो घननंद था राजा, क्या था, विलासिता, आलसिता, मतलब वो किसी भी दुश्मन का सामना नहीं कर सकता था। घनानंद था ना, ठीक है ना, वो दुश्मन के सामने कोई काम नहीं करता था या उससे डरता था, उसके सामने कभी अपना सिर उठाया नहीं।
तो मतलब ये है कि घनानंद था उस समय भारत पर राज था, पश्चिमी उत्तर के अंदर भारत पर किसका राज था? सिकंदर का था, सिकंदर लोदी कह सकते हैं, सिकंदर का राज था। और सिकंदर जो था वो एक यूनानी शासक कह सकते हैं या फिर बाहर से आया हुआ शासक था, ठीक है ना, बाहर ये शासक था सिकंदर। और सिकंदर से जो प्रजा थी किसकी? मगध की, वो इस शासक से बहुत पीड़ित थी, मतलब इतने अत्याचार करता था अपने प्रजा पर कि वो सहन नहीं सकते थे। तो इसीलिए क्या हुआ कि इस प्रजा पर रक्षा करने के लिए प्रजा की और प्रजातंत्र को सही दिशा दिखाने के लिए, और इस स्थिति में मगध को किसकी आवश्यकता थी? एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण और जो भी मगध के दुश्मन है उनका सामना कर सके। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य, जो कौन था? चाणक्य था, चाणक्य का शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की? मौर्य वंश की स्थापना की भाई। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य था चाणक्य का शिष्य, यानी चाणक्य था उसका गुरु। तो ये 322 के अंदर, 322 ईसा पूर्व के अंदर जो नंद वंश का शासक था घनानंद, उसको पराजित करके सिर्फ 25 वर्ष की आयु के अंदर, 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त ने 322 के अंदर किसको पराजित किया? घनानंद को। किसको? घनानंद को पराजित किया और अपना साम्राज्य विस्थापित किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी या मौर्य वंश की नींव रखी। फिर क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 25 वर्ष में इसको तो हरा दिया, किसको? घनानंद को। फिर वो अपने गुरु से धीरे धीरे युद्ध अभ्यास करने लगा और धीरे धीरे वो एकदम इस जो काम था राजा का, एकदम काम उसको पूरा का पूरा याद हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो चंद्रगुप्त था एकदम पूरा का पूरा युद्ध अभ्यास पूरे में निपुण हो गया। फिर क्या हुआ कि उसने एक अखिल भारतीय साम्राज्य की नींव स्थापित की और 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में उसने तत्कालीन यूनानी शासक था सिल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व के अंदर, ठीक है। फिर सिल्यूकस ने क्या किया? आपको पता है, हार गया वो तो सिल्यूकस ने चंद्रगुप्त से क्या लिया? 500 हाथी लिए। किसको? 500 हाथी लिए चंद्रगुप्त से। किसने लिए? सिल्यूकस ने। और सिल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त के साथ कर लिया, ठीक है। और ये सिल्यूकस था, इसने अपने जो दरबारी थे जैसे मेघसंधि महान राजदूत था उसको भी चंद्रगुप्त के मौर्य में भेज दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेज दिया और उनके दरबार में वो काम करने लगा। फिर चंद्रगुप्त मौर्य था, उसका विशाल साम्राज्य हो गया। और विशाल साम्राज्य के अंदर कौन कौन से थे? विशाल साम्राज्य में एक तो काबुल था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक विशाल साम्राज्य में था, काबुल। और दूसरा हेरात कह सकते हैं, काबुल, हेरात, कंधार, ये भी इसमें ही था। फिर बलूचिस्तान, फिर आपके था पंजाब, गंगा यमुना के जो मैदान थे, बिहार, बंगाल, गुजरात, विदर्भ और कश्मीर के जो भूभाग थे वो भी मौर्य साम्राज्य के रूप में सम्मिलित थे। और तमिल ग्रंथ थे, 2 ग्रंथ थे तमिल के अंदर, उसमें क्या कहा है वो देखो। तमिल का एक तो ग्रंथ था अहनानूरू और दूसरा था मूर्नानूरू। और उसमें ये कहा गया है कि तमिल दक्षिण भारत में आक्रमण किया था किसने? चंद्रगुप्त ने। और वर्धावस्था यानी भद्रबाहु, कौन था? भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और 298 के अंदर मैसूर में मृत्यु हो गई चंद्रगुप्त की, इसने त्याग दी। अब आगे पढ़ते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।